हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में यूरोपियों के आगमन के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों और डच के बारे में जाना था। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम एंग्लो डच राइवलरी के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पकड़ कैसे बनी उस बारे में जानेंगे। जब डच अपने व्यापार में वृद्धि कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज भी अपने व्यापार में वृद्धि करने में लगे हुए थे, जिनको डच से कड़ी टक्कर मिल रही थी। ये व्यापार की जंग जल्द ही खूनी जंग में बदल गई, जब डचों ने 1623 में अम्बियोना, जो कि आज इंडोनेशिया में है, वहां 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का नरसंहार कर दिया। एक अरसे की लड़ाई के बाद 1667 में अंग्रेजों और डच के बीच संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अंग्रेज अपना इंडोनेशिया से सारा दावा वापस लेंगे और डच भारत से अपना दावा वापस लेंगे। डच भारत में अपना साम्राज्य नहीं बनाना चाहते थे, वे सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से भारत को देखते थे। इंडोनेशिया के टापू उन्हें ज़्यादा पसंद आते थे भारत के मुकाबले। और फिर नवंबर 1759 में डचों की हुगली में अंग्रेजों से हार के बाद उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। असल में 16वीं शताब्दी के अंत तक जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मुनाफा कमाते देखा तो उनकी आंख पलट गई। फिर एक व्यापारी के समूह ने मिलकर 1599 में एक कंपनी बनाई, जिसे 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ईस्ट में व्यापार करने का 15 साल के लिए एकाधिकार दे दिया गया। इस 15 साल की अवधि को एक चार्टर के द्वारा मई 1609 में अनंत काल के लिए बदल दिया गया। अप्रैल 1609 में विलियम हाकिंस जहांगीर के दरबार में अपनी सूरत में फैक्ट्री डालने की अनुमति लेने आया, पर पुर्तगालियों और डचों के पहले से ही हावी होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली। फिर 1611 में हाकिंस ने आगरा को छोड़ दिया और फिर अंग्रेजों ने उसी वर्ष मुसलीपत्तनम में अपना व्यापार करना शुरू किया। फिर 1612 में थॉमस वेस्ट की अगुवाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, जिससे जहांगीर ने अंग्रेजों से प्रभावित होकर 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। कंपनी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, लेकिन बदलते हालात से कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे जब पुर्तगालियों के राजा चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दहेज में दे दिया गया, जब उसने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया। चार्ल्स ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में सिर्फ 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर दे दिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर को सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति और बेहतर हो गई जब गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया, जिसमें अंग्रेजों को 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। 1639 में फ्रांसिस डे, जो एक अंग्रेजी व्यापारी था, उसे चंद्रगिरी के शासकों द्वारा फैक्ट्री के किलाबंदी करने की अनुमति दे दी गई। चलिए अब पढ़ते हैं बंगाल में अंग्रेजों के विस्तार के बारे में। बंगाल, जो कि अमीर सूबों में गिना जाता था, वहाँ के गवर्नर शाह सूजा ने 1651 में अंग्रेजी कंपनियों को 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क पे व्यापार करने की छूट दे दी। गवर्नर के फरमान के बावजूद स्थानीय अफसर कंपनी से वसूली करते थे। इसी को लेकर विलियम हेड, जो कि पहले गवर्नर ऑफ कंपनी था, उसने शाइस्ता खान से बंगाल में किलेबंदी करने के लिए अनुमति मांगी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जबकि 4 साल बाद मुगलों ने हुगली पर कब्जा कर लिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने भी थाने के शाही किले पर कब्जा कर लिया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अंग्रेजों को हुगली छोड़ना पड़ा। इसके बाद फरवरी 1690 में जाप चारनोक, जो कंपनी का एजेंट था, उसने मुगलों के साथ संधि की और सूतानती नाम की जगह पर वापस अपनी फैक्ट्री बनाई। 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव सूतानती, गोविंदपुर और कालीकट की ज़मींदारी मिल गई और यहाँ पर उन्होंने किला बनाया, जिसे विलियम फोर्ट कहा गया। साल 1715 में एक दल जॉन सरमन के द्वारा मुगल शासक फारूक शियार के दरबार में आया। उसी समय फारूक शियार ने फरमान जारी किया, जिसमें कंपनी को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाने लगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वादे थे। इसमें 300 वार्षिक शुल्क के बाद समस्त आयात और निर्यात के ऋण से छूट दे दी गई और कंपनी को पासेज यानी दस्तक बनाने की अनुमति दे दी गई। इसी फरमान में कंपनी को कोलकाता के चारों तरफ और ज़्यादा ज़मीन किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। वहीं हैदराबाद में कंपनी को पूरी तरीके से छूट दे दी गई, सिर्फ मद्रास में कर देना पड़ता था। वहीं सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक शुल्क के बाद सारे कर से छूट दे दी गई। अब क्योंकि अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और उन्हें पूरी तरीके से भारत में कब्जा करने के लिए
अपने आखिरी यूरोपियन विरोधी फ्रेंच से निपटना था। तो अगले वीडियो में हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।